नमस्कार, कैसे आप सब। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बीपीएससी मेंस की तैयारी कैसे करें। 66वीं प्रारंभिक परीक्षा अभी 27 दिसंबर को संपन्न हुई। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि प्रारंभिक परीक्षा हमारा अच्छा गया हुआ है, मेंस है ना, मेंस की तैयारी कैसे करें, इसके संदर्भ में थोड़ा गाइड कीजिए। तो चलिए बात करते हैं हम बीपीएससी मेंस की तैयारी कैसे करें। यहाँ पर बीपीएससी की बात करें तो वो क्या है, हमारा लक्ष्य है, और लक्ष्य तक पहुँचना कैसे है, अगर ये हमें पता ना हो तो या तो हम पहुंच ही नहीं सकते, या फिर पहुंचेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो आपको कहीं जाना है, अगर रास्ता पता हो तो कम समय में बिना कहीं भूले भटके आप कम समय में वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन वहीं पहुंचना हो और रास्ता आपके पास अगर ना पता हो तो आप भूलेंगे, भटकेंगे और शायद ना पहुंचे, और पहुंचे भी तो बहुत ही देरी से पहुंचेंगे। वैसे ही हमारी तैयारी भी है, हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और कैसे करना है, किन आधारों पर करना है कि हम जल्दी से जल्दी उस लक्ष्य को प्राप्त करें। अगर यही हमें पता ना हो तो हम इसमें सिलेक्ट नहीं हो सकते, या फिर होंगे भी तो बहुत ही देरी से होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं कि मेंस की तैयारी कैसे करें। किसी भी चीज की तैयारी करने से पहले उसमें क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यहां पर हम बात करते हैं बीपीएससी की, तो बीपीएससी की तैयारी कैसे करें इसके बारे में अगर जानना हो तो मेरे बताने पे नहीं जाना है। सबसे पहले क्या करना है, आयोग की वेबसाइट खोलनी है, बीपीएससी की वेबसाइट खोलनी है, और वहां पर क्या है, सबसे पहला चीज जो आपको दिया गया है, सिलेबस दिया गया है, उसे देखना है। उसी सिलेबस की चर्चा हम यहां पर करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे प्रिपेयर करें, तैयारी कैसे करें, अगर इसकी बात करें तो दो चीजें हमारे पास है। पहला, जो आयोग के द्वारा हमें दिया गया है सिलेबस, उन सभी सिलेबस को देखना है कि इसकी तैयारी के दौरान कौन कौन से सिलेबस से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें कवर करना है। ये तो सिलेबस हो गया, लेकिन बात यहीं तक नहीं ठहरेगी। अगला कार्य क्या है कि हमें कैसे तैयारी करना है, इसकी जानकारी के लिए दूसरा कार्य करना पड़ता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यानी कि सिलेबस तो दे दिया, क्या क्वेश्चन इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहा है, ये दूसरी जानकारी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलेबस देखना है, और दूसरा हमें क्वेश्चन पेपर देखना है पिछले साल के, कि कैसे कैसे प्रश्न दिए गए हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। सिलेबस हम पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे और अगर हमसे सॉल्व हो पा रहा है तो हम सही डायरेक्शन में हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। तो दो चीजें यहां पर विशेष भूमिका निभाती है, सिलेबस और क्वेश्चन पेपर। इन सब के बाद आपको क्या करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है। प्रारंभिक परीक्षा नहीं है ये, प्रारंभिक परीक्षा है, 2-4 बार पढ़ लिए, फैक्चुअल डेटा याद हो गया और जाकर हम वहां पर टिक आउट कर दिए। लेकिन मेंस ऐसा नहीं है, उसमें आपको आपकी जो परोसने की क्षमता है, प्रारंभिक परीक्षा में क्या जांच कर लिया कि आपकी माइंड कितनी चीजें स्टोर कर सकती है। अब मुख्य परीक्षा में क्या होता है कि वो जो स्टोरेज है उसको आप किस आधार पर परोस रहे हैं, वही परोसने की जो कला है उसी की जांच की जाती है आपके मुख्य परीक्षा की। और ये तभी अच्छा होगा जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, है ना, प्रश्नों का रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। तो अब यहां पर क्या क्या करना है, सबसे पहले रेगुलर प्रैक्टिस में क्या करना है, सबसे पहला हाउ टू राइट अ गुड आंसर, एक बढ़िया उत्तर हम कैसे लिखें, सबसे ज्यादा मेहनत इसी पर करना है। और ये सबसे ज्यादा सबसे अच्छा हम कैसे लिख सकते हैं, जब एक ही प्रश्न के उत्तर को कम से कम 5 से 6 बार लिखें। पहली बार लिखेंगे गलतियां होगी, है ना, पहली बार लिखेंगे गलतियां होगी, दूसरी बार सुधार के लिखेंगे, उसमें भी कुछ गलतियां होगी, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार कभी ना कभी तो आएगा ऐसा जब आपका उत्तर एकदम परफेक्ट हो जाएगा, गुड आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहां पर एक चीज आती है टाइम मैनेजमेंट। 3 घंटे का आपके पास समय है, 3 घंटे में आपको बीपीएससी की बात करें 8 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। 3 घंटे में 8 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। हम किस आधार पर अपने टाइम को मैनेज करें कि ये 8 के 8 प्रश्न जो हैं हम उसका उत्तर सही ढंग से लिख पाए। कैसे उत्तर की अपेक्षा आयोग के द्वारा की गई है वो भी हम देखेंगे जो सिलेबस में लिखा गया है, ठीक। उसके बाद
अगली बात आ जाती है वर्ड लिमिट। ये सभी रेगुलर प्रैक्टिस वाली हम बात कर रहे हैं कि रेगुलर प्रैक्टिस करने से क्या होगा। तो टाइम मैनेजमेंट भी आपका हो जाएगा। पहली बार 8 प्रश्नों को जब लिखेंगे 5-6 घंटे भी लगेगा, डरना नहीं है, लगने दो, लगता है। हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे और इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि हम 3 घंटे से पहले भी इन 8 प्रश्नों का उत्तर आसानी से लिख पाए। उसके बाद वर्ड लिमिट है ना, 8 प्रश्न है ना, 8 प्रश्न है, 3 घंटे का समय है। इस आधार पर हमारा वर्ड लिमिट कितना होना चाहिए। यूपीएससी की बात करें वहां पर वर्ड लिमिट दिया हुआ है, यहां पर वर्ड लिमिट नहीं दिया है, लेकिन क्या लिखा गया है कि कम शब्दों में पूछे गए प्रश्न का अगर हम सही से तार्किकता के साथ क्रमबद्ध तरीके से उत्तर दे देते हैं, उसको ज्यादा यहां पर प्रेफर किया जाएगा। तो वर्ड लिमिट भी हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद इन सभी प्रैक्टिस में अपने वीकनेसेस को ढूंढिए कि क्या क्या कमियां रही, जब भी आपने उत्तर लिखा उस उत्तर में क्या क्या कमियां रही, और उन सभी कमियों को अगले उत्तर में दूर करने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए पहला उत्तर आपने लिखा, उसमें कई सारी चीजें ऐसी डाल दी है ना। कॉलेज और स्कूल का जो उत्तर हम लिखते हैं उनमें ऐसा ही होता है, जो जरूरी चीजें हैं कम, बाकी चीजें हम खींच के बहुत ही लंबा कर देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्तर की प्राप्ति हम कर पाए। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, जो पूछा जा रहा है अगर वो लिखते हैं तो भी उतना ही आपको नंबर मिलेगा, और जितना ज्यादा अतिरिक्त चीजें लिखते हैं नंबर ज्यादा की अपेक्षा धीरे धीरे कम होते हुए जाएगा। तो अपने वीकनेस को ढूंढना है और कैसे उसको समाप्त करें, वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने से ही होगा, और इन सब पर काम करने के बाद ही आप एक अच्छा उत्तर लिख पाएंगे। ये 1-2 महीने से नहीं होता है, कम से कम 1.5 साल 2 साल तक लग जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोग मेहनत करते हैं, डेली कम से कम 4-5 उत्तर लिखते हैं, तो अभी भी समय है। क्योंकि बीपीएससी में देखें तो बीपीएससी में मुख्य परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, टॉपिक वहां पर फिक्स हैं। अभी हम प्रश्न पत्र को देखेंगे, वहां पर देखेंगे कि टॉपिक यहां पर फिक्स है और उन टॉपिक से ही बार बार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो जितना सिलेबस दिया है, सिलेबस के अलावा जो हमारे पास टॉपिक इन प्रश्नों के आधार पर निकलते हैं, हमें स्मार्ट वर्क करना है, उन सब पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है और ज्यादा से ज्यादा उत्तर को लिखना है। तो कैसे प्रिपेयर करें ये तो हमने समझ लिया। अब बात कर लेते हैं सिलेबस। सिलेबस में मुख्य परीक्षा में क्या क्या है ना, सिलेबस की बात करते हैं और क्वेश्चन पेपर देखने के साथ ही हम यहां पर सेशन को समाप्त करेंगे। तो चलिए यहां पर देखते हैं सिलेबस। जो बीपीएससी के द्वारा सिलेबस दिया गया है उसी सिलेबस को मैंने यहां पर रखा है। ये क्या है, भाग 2। भाग 1 क्या था, हमारा प्रारंभिक परीक्षा, जो हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम यहां पर बात करेंगे किस चीज की, भाग 2 अर्थात मुख्य परीक्षा की। और मुख्य परीक्षा में कौन कौन से अनिवार्य विषय हैं, अगर इसकी बात करें तो सबसे पहला विषय कोड, या फिर यहां पर विषय की बात करें तो पहला विषय क्या है हमारा, सामान्य हिंदी। पहला विषय क्या है, सामान्य हिंदी। और सामान्य हिंदी की बात करें तो ये 100 अंकों का होगा, लेकिन इसके लिए भी जो परीक्षा की अवधि यानी कि समय आपको मिलेगा वो 3 घंटे का मिलेगा। 100 अंक का है, 3 घंटे का समय है। कौन सा, सामान्य हिंदी। और हिंदी के लिए यहां पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, सामान्य हिंदी में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर 100 में से 30 नंबर आपके नहीं आते हैं तो आगे का आपका क्वेश्चन पेपर जो है, आपका उत्तर है, वो चेक नहीं किया जाएगा। अर्थात पास करने के लिए है ना, मतलब आगे की जो भी हमारी प्रोसेस है, जो हमारी उत्तर चेक होगी, उसके लिए अनिवार्य क्या है कि हम हिंदी में पास हो, और पास होने के लिए 30 अंक लाने आवश्यक है। ठीक है, ये तो हो गया अनिवार्य है 30 अंक। लेकिन यहां पर और भी दिया है कि मेधा निर्धारण में इसकी गणना नहीं की जाएगी, यानी कि जो आपका जो रिजल्ट आएगा, मेधा निर्धारण होगा, जो सूची बनाई जाएगी, उसमें इसका अंक नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक, उसके बाद यहां पर देखिएगा अगला सब्जेक्ट है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, जो 300 अंकों का होगा और 3 घंटे की अवधि होगी। और दूसरा सामान्य अध्ययन पत्र 2, ये भी 300 अंकों का होगा और 3 घंटे का समय मिलेगा। यानी कि हिंदी का 1 पेपर और जीएस का 2 पेपर होगा, जो 300 नंबर यानी कि 600 नंबर का होगा। 3 घंटे में आप सभी को इसका उत्तर देना है। इसके अतिरिक्त यहां पर एक क्या हो जाता है, ऐच्छिक विषय हो जाता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शनल के संदर्भ में क्या दिया है,
ऐच्छिक विषयों का मानक लगभग वही होगा जो पटना विश्वविद्यालय के 3 वर्षीय ऑनर्स परीक्षा का है। यानी कि पटना विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है ना, ऑनर्स जब हम किसी विषय वस्तु से करते हैं तो उसका जो 3 वर्ष का जो सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ भी ऐच्छिक विषय का होगा। अर्थात आपको कितने नंबर का एग्जाम देना है? 2 यहाँ पर हो गए हमारे 300 के, है ना, 300 के हमारे क्या हो गए? जीएस हो गए, और एक ऐच्छिक विषय भी हमारा क्या हो गया? 300 नंबर का, यानी कि टोटल 900 अंकों का हमें लिखित परीक्षा देना है। 100 नंबर है लेकिन ये जुड़ेगा नहीं हिंदी, ठीक है। तो ये पहला चीज था जो हमने यहां पर देखा। अब थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक। चलिए देखिए, ऑप्शनल की अगर बात कर ले तो ऑप्शनल विषय हमारा क्या है? एक ऑप्शनल विषय भी हमें चूज करना है जो 300 अंकों का होगा और 3 घंटे का होगा। और ऑप्शनल के विषय में देखें तो कितने सब्जेक्ट हैं? यहां पर कोड 4 से लेकर कोड 37 तक, अर्थात यहां पर 34 विषय है ना, 34 विषय हैं जिसमें से ऑप्शनल के रूप में हम चूज कर सकते हैं। इसमें से आपको कौन सा लेना है आप यहां पर देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये पूरा है, मैं आपके ग्रुप में भी इसका पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से आप सभी लोग देख लीजिएगा, या बीपीएससी की वेबसाइट पर जाइए, डायरेक्ट वहां पर सिलेबस है, सिलेबस में आप लोग क्लिक करेंगे, वहां पर आपको सिलेबस मिल जाएगा। सारी चीजें मैंने वहीं से उठाया है, ठीक है। चलिए आगे यहां पर देखते हैं और क्या देख सकते हैं। तो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, थोड़ा सा डिटेलिंग इसकी हम बात करते हैं, ठीक। देखिएगा, मुख्य परीक्षा की बात करें तो सबसे पहले अनिवार्य विषय है ना, कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हिंदी हमने देखा था 100 नंबर, और 100 नंबर में क्या क्या होगा? तो यहां पर 30 नंबर के निबंध पूछे जाएंगे, 30 नंबर के व्याकरण पूछे जाएंगे, 25 नंबर के वाक्य विन्यास और 15 नंबर के संक्षेपण पूछे जाएंगे। और इन्हीं 4 टॉपिक से आपके पूरे हिंदी 100 नंबर के पूछे जाएंगे। आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। उसके बाद सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 में कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा इसकी चर्चा करते हैं। तो इसमें 3 सेक्शन इसमें भी है, पहले जीएस पेपर में और दूसरे जीएस पेपर में भी 3 सेक्शन है। अब 3 सेक्शन कौन कौन से हैं यहां पर हम चर्चा करते हैं। पहला क्या है? पहले में पहला सेक्शन है भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, है ना, भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। दूसरा क्या है? राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाक्रम, है ना, यानी कि करंट अफेयर है हमारा। और तीसरा है सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। यानी कि यहां पर मुख्य रूप से 3 सब्जेक्ट है, पहला इतिहास, दूसरा करंट अफेयर और तीसरा मैथमेटिक्स। इसमें से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से 8 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। पहले सेक्शन से 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, दूसरे सेक्शन से भी 3 प्रश्नों का, और तीसरे सेक्शन से 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी कि जितने भी प्रश्न हैं उन सब में से केवल 8 प्रश्नों को हल करना है। दूसरे प्रश्न पत्र की बात करें तो इसमें कौन कौन से हैं? इसमें भी 3 सेक्शन है। पहले सेक्शन की बात करें तो पहला सेक्शन में हमारा सब्जेक्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था, दूसरा सेक्शन है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, और तीसरा क्या है? भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव। तो कौन कौन से हैं? भारतीय राज्य व्यवस्था, दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, और तीसरा भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव। ठीक है, ये सेक्शन दिए हुए हैं। थोड़ा सा डिटेलिंग एक बार पढ़ देता हूं कि क्या क्या है, कैसे पढ़ना है, कहां से प्रश्न आएंगे। तो प्रश्न पत्र 1 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र 1 में आधुनिक भारत के इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ गांधी, रविंद्र और नेहरू से संबंधित प्रश्न होंगे। कब बोल रहा है? 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से, यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे पहले का नहीं पूछा जाएगा। साथ ही साथ यहां ब्रैकेट में लिखा है, ध्यान देने योग्य है कि जो भी हम पढ़ेंगे बिहार के विशेष संदर्भ में पढ़ेंगे, यानी कि भारत के इतिहास में बिहार की क्या भूमिका रही, यहां से ज्यादा प्रश्न पूछा जाएगा। और प्रश्नों की प्रकृति देखें तो यहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। आगे पढ़ता हूं, आगे लिखा हुआ है बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र से पाश्चात्य शिक्षा, है ना, पाश्चात्य शिक्षा,
है ना, इसमें प्रौद्योगिकी शिक्षा भी सम्मिलित होगा। पाश्चात्य शिक्षा के आरंभ और विकास से पूछे जाएंगे। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका से संबंधित प्रश्न होंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, आगे ये प्रश्न मुख्यतः संथाल विद्रोह, बिहार में 1857, बिरसा का आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से पूछे जाएंगे। टॉपिक भी यहां पर क्लियर कर दिया है, तो फिर किस बात की दिक्कत है? कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। आगे लिखा गया है कि परीक्षार्थी से आशा की जाती है कि वे मौर्य कला, है ना, पाल कला और पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं से परिचित होंगे। सांख्यिकीय विश्लेषण, है ना, आगे मैथ में क्या दिया है, सांख्यिकीय विश्लेषण, आरेखन और सचित्र निरूपण से संबंधित विषयों में सांख्यिकीय आरेखन या चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत सामग्री की जानकारी के आधार पर सहज बुद्धि का प्रयोग करते हुए कुछ निष्कर्ष निकालना और उसमें पाई गई कमियों, सीमाओं और असंगतियों का निरूपण करने की क्षमता की परीक्षा की जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, आपका एनालिटिकल थिंकिंग कितनी है उसी को यहां पर टेस्ट किया जाएगा। तो ये हो गया पहला प्रश्न पत्र, इतना डिटेल में इलाबोरेट करके दिया हुआ है। दूसरे प्रश्न पत्र की बात करें तो यहां पर क्या दिया गया है कि प्रश्न पत्र 2 में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की तथा बिहार की, जो भी हम पढ़ेंगे बिहार के संदर्भ में, क्योंकि सीधे यहां पर लिखा गया है, तो भारत की तथा बिहार की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड में भारत की योजना और भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाव से संबंधित तीसरे खंड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत तथा बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार की जानकारी की परीक्षा करें। इनमें प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा, यानी कि थियरी पर नहीं, प्रैक्टिकल पर ज्यादा बल यहां पर दिया जाएगा, सीधे तौर पर लिखा हुआ है। और विज्ञान प्रौद्योगिकी का प्रश्न देखें तो सभी प्रैक्टिकलिटी से ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये था पूरा सिलेबस जो मुख्य परीक्षा में यहां पर दिया गया है आयोग के द्वारा। अब थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं मुख्य परीक्षा की। मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र को हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए 1 मिनट देखिएगा, ये मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र है। सबसे पहले तो निर्देश देखते हैं, निर्देश में क्या दिया गया है, विशेष भूमिका इसकी यहां पर होती है। इससे पहले निर्देश थोड़ा सा सिलेबस में भी था, उसको मैं यहां पर एक बार फिर से देख लेता हूं। देखिएगा, यहां निर्देश सिलेबस में भी दिया गया है, इसकी भी चर्चा हम यहीं पर कर लेते हैं। देखिए, प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। ठीक है, दूसरा दिया गया है सभी भाषेतर विषयों के उत्तर हिंदी या अंग्रेजी या उर्दू में से किसी एक ही भाषा में दिए जा सकते हैं। उम्मीदवारों को अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट नहीं होगी, यानी कि 3 भाषा में उत्तर दे सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। तीसरा यहां पर लिखा गया है प्रश्न पत्रों के उत्तर देने के विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहे तो केवल तकनीकी शब्दों, वाक्यांशों, उद्धृत अंशों का यदि कोई है विवरण का उनके द्वारा चुनी गई भाषा के साथ अंग्रेजी रूपांतर दे सकते हैं, यानी कि अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। जो टेक्निकल टर्म होता है वहां पर अंग्रेजी का प्रयोग हम कर सकते हैं। आगे लिखा गया है कि उम्मीदवार को अपने प्रश्न पत्र के उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी परिस्थिति में इसके लिए दूसरे की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, आगे लिखा गया है कि परीक्षा के सभी विषयों में कम से कम शब्दों में, है ना, इस पर ध्यान देना है। लिखा गया है कि परीक्षा के सभी विषयों में कम से कम शब्दों में की गई संगठित, सूक्ष्म और सशक्त अभिव्यक्ति को श्रेय मिलेगा। यानी कि जो भी हम उत्तर लिखेंगे वो कम से कम शब्दों में लिखते हैं, संगठित रूप से लिखते हैं, सूक्ष्म यानी कि छोटे रूप में, और सशक्त अभिव्यक्ति के साथ लिखते हैं, इसको यहां पर प्राथमिकता दिया जाएगा।
ठीक है, इस पर ध्यान देने वाली बात है और इसी पर कार्य करना है। आगे लिखा गया है, प्रश्न पत्रों में जहां कहीं भी आवश्यक हो माप तोल से संबंध प्रश्न मीट्रिक प्रणाली में होंगे। आगे लिखा है, उम्मीदवार प्रश्न पत्रों के उत्तर देते समय केवल भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और अंतिम लाइन यहां पर दिया गया है कि उम्मीदवार यदि चाहे तो मुख्य परीक्षा में कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में किसी के कैलकुलेटर मांगने या आपस में बदली करने की अनुमति नहीं होगी, तो कैलकुलेटर का प्रयोग यहां पर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस था। अब एक बार प्रश्न को हम देखते हैं। चलिए, ये प्रश्न है और प्रश्न पत्र में अनुदेश क्या दिए गए हैं इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। पहले लिखा गया है, उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक हैं, यानी कि हर प्रश्न के अंत में आपको पूर्णांक दिया गया होगा। ठीक है, चलिए, खंड 1 एवं खंड 2 प्रत्येक में से 3-3, यानी कि पहले खंड में से 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और दूसरे खंड में से भी 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, तथा खंड 3 में से 2 प्रश्नों का चयन करते हुए कुल 8 प्रश्नों का उत्तर देना है। समझ में आ गया? पहले खंड से 3 प्रश्नों का उत्तर, दूसरे खंड से भी 3 प्रश्नों का उत्तर और तीसरे खंड से 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। आगे दिया गया है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, अर्थात किताबी भाषा नहीं, जो भी हमने पढ़ा है उसको अपने भाषा में यहां पर बता देना है। इसको भी प्राथमिकता यहां पर दी जाएगी। आगे लिखा है, सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में छपे हैं। यदि हिंदी भाषा में कोई संदेह है तो अंग्रेजी भाषा को ही प्रामाणिक माना जाएगा। यूपीएससी भी ऐसे ही करती है। तो जहां हिंदी समझ में ना आए तो अंग्रेजी वाला एक बार पढ़ लेना है, उसको प्राथमिकता यहां पर दी जाएगी। ठीक है ना। और अंतिम लिखा है, एक ही प्रश्न के विभिन्न खंडों के उत्तर अनिवार्य रूप से एक साथ ही लिखे जाएं तथा उनके बीच में अन्य प्रश्नों के उत्तर ना लिखे जाएं। यानी कि एक सेक्शन के अगर 3 प्रश्न का उत्तर देना है तो तीनों साथ में ही लिखा जाए, ऐसा अनुदेश यहां पर दिया गया है। ठीक है ना। चलिए, अब यहां पर बात कर लेते हैं प्रश्नों की। एक बार बस प्रश्न 2-4 देखेंगे, पूरे प्रश्न नहीं देखेंगे। ठीक, चलिए, खंड 1 की बात करें तो एक बार प्रश्न पढ़ देता हूं, बाकी डिस्कशन नहीं करेंगे। मुख्य परीक्षा से संबंधित एप्लीकेशन पे आपको जाना है, वहां पर बैच है, बैच में मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना है और उसमें बैच कोड जो है बीपीएससी मेंस बैच कोड का प्रयोग करके ज्वाइन कर लेना है। वहां पर डे हफ्ते में 5 प्रश्न मैं वहां पर डाला करूंगा, उन सभी का उत्तर लिखकर आप सभी को भेजना है। उसमें से 2 महत्वपूर्ण जो प्रश्न होगा उन सब से संबंधित वीडियो यहां पर मैं जारी करूंगा, हफ्ते में 2 वीडियो। ठीक, चलिए, प्रश्न क्या पूछा गया है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध से भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा करें। पहला प्रश्न है, खंड 1 यानी कि इतिहास की बात कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा, 19वीं सदी के ब्रिटिशकालीन भारत में समुद्र पारीयता पारंगत के क्या कारण थे, बिहार के विशेष संदर्भ में इंडेंचर पद्धति के आलोक में विवेचना कीजिए। ये तीसरा प्रश्न था। चौथा दिया गया है, उपयुक्त उदाहरण सहित 19वीं सदी में जनजातीय प्रतिरोध की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए, उनकी असफलता के कारण बताइए। तो ये सभी देखा जाए। एक प्रश्न की बात करें तो 38 नंबर का प्रश्न है। इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि आपको कितने शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है, जितना छोटा हो सके और सटीकता जितना ज्यादा हो सके और प्रश्न से संबंधित हर एक पक्ष को हम उसमें सम्मिलित कर पाए, वही हमारा सबसे अच्छा उत्तर होगा। क्रमबद्धता इसमें विशेष भूमिका निभाएगी। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर भी प्रकाश डालिए। ठीक है, तो यहां पर टॉपिक फिक्स है, आप देख सकते हैं। आगे लिखा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला, मजदूर वर्ग और राष्ट्रीय आंदोलन। दूसरा, जाति और धर्म से जुड़ी पहचान पर 1881 की जनगणना का प्रभाव। और तीसरा, नेहरू और धर्मनिरपेक्षता। ये हमारे 6 प्रश्न यहां से थे और इन 6 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों का उत्तर हमें देना था। दूसरे खंड की बात करें जहां पर करंट अफेयर की बात करते हैं, तो इसमें क्या क्या है। प्रश्न एक बार इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि आप सभी को
आइडिया लग जाए कि कैसे कैसे प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 का प्रमुख विषय क्या है? विश्लेषण किस प्रकार आय, औसत और वर्तमान स्थिति के आगे चला जाता है? आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। यह पहला प्रश्न करेंट अफेयर का है। दूसरा, चाबहार बंदरगाह से होने वाले भारत के नए आयात निर्यात मार्ग के प्रमोशन से अफगानिस्तान और भारत के बीच व्यापार प्रोत्साहन की संभावनाओं की विवेचना कीजिए। यह दूसरा प्रश्न करेंट अफेयर का। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र टिकाऊ विकास समाधान नेटवर्क के अनुसार सुखदायिता के समर्थक प्रमुख सूचकों की समीक्षात्मक आलोचना कीजिए। ठीक है, ये हमारा अगला प्रश्न था। और अगला प्रश्न देखिए करंट अफेयर से तो पूछा गया है, दो राष्ट्रों के बीच लोगों में मुक्त आवागमन की जहां तक सवाल है, भारत ने नेपाल और भूटान के साथ मुक्त द्वार नीति क्यों अपनाया है? समझाइए। और अंतिम प्रश्न की बात करें इस सेक्शन से तो वो है, भू राजकीय गतिशीलता में सांकेतिक परिवर्तन के रूप में ओआईसी के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत को अतिथि विशेष के रूप में यूएई के निमंत्रण का विवेचन कीजिए। तो करंट अफेयर से संबंधित ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें से भी 3 प्रश्नों का उत्तर हमें देना था। ठीक है, चलिए अंतिम खंड देखिए, मैथमेटिक्स से दिया हुआ है ना। यहाँ पे बहुत ही इजी है, बस ग्राफिंग के माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ डेटा इसमें दिए रहते हैं और उसी के आधार पर प्रश्न होते हैं। एक बार इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ये तो अंग्रेजी वर्जन है, हिंदी है हम पढ़ते हैं। देखिए हिंदी में दिया है, निम्न आलेख वर्ष 2017 में विभिन्न देशों में भारतीय पर्यटकों के वितरण और उनके आयु वितरण को प्रदर्शित करते हैं। ये क्या दिया गया है, ये क्या है, ग्राफ जो है यहाँ पर ये भारतीय पर्यटकों का है और यहाँ पर पर्यटकों का आयु वर्ग दिया गया है, यानी कि कितने आयु वर्ग के कितने पर्यटक, यहाँ पर कितने प्रतिशत पर्यटक आए। अब इसके आधार पर प्रश्न पूछा गया है कि यदि यूरोपीय संघ के अंतर्गत स्विट्जरलैंड में 25% पर्यटक आते हैं और आधिकारिक स्विस रिकॉर्ड से ज्ञात है कि वर्ष 2017 में कुल 4 लाख भारतीय पर्यटक स्विट्जरलैंड गए थे, तो वर्ष 2017 में भारत से 40 से 49 आयु वर्ग के पर्यटकों की संख्या कितनी थी? ये सभी ग्राफ में ही है, बस आपको जोड़ घटाव गुणा भाग इसको थोड़ा सा फास्ट करना होगा। अगर वो फास्ट हो जाता है तो कम से कम समय में भी आप सभी इसका उत्तर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक ही ग्राफ पर कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इस सेक्शन में से भी 2 प्रश्नों का हल आपको करना है। ठीक है, तो एक तो ऐसे प्रश्न हो गया, और भी देख लेते हैं और कैसे दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, अगले प्रश्न की ग्राफ ही है, ग्राफ दिया गया है और इसके आधार पर आप सभी को प्रश्नों का उत्तर देना है। तो बहुत ही इजी है, मैथमेटिक्स बहुत ही इजी है। अगर आपने 10वीं तक भी मैथ पढ़ा होगा तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में 20 दिन की तैयारी में बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूं सारी चीज़ें यहाँ पर मैं समझा पाया हूँगा। मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कार्यक्रम मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के लिए आजाद बीपीएससी एकेडमी यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से। वहां पर जाकर मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को बैच जो है उसको आप सिलेक्ट कीजिए और वहां पर बैच कोड के रूप में बीपीएससी मेंस डालिए। डालते ही आपका रिक्वेस्ट हमारे पास आएगा, मेरे द्वारा उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और प्रतिदिन उसमें एक प्रश्न मैं डालूंगा। उस प्रश्न का उत्तर लिखकर स्कैन करके आपको यहीं पर सेंड करना है। ठीक है ना, और उसमें से 5 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों का उत्तर आप सभी को वीडियो के माध्यम से मिलेगा। ठीक है ना, तो आशा करता हूं सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।